वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट भी होंगे, राइट? सो बच्चों, पिछली क्लास में इसके जो फर्स्ट पार्ट में, ये आज सेकंड पार्ट है कैश बुक का। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि स्पेशल सेट ऑफ सब्सिडरी बुक्स क्या होता है। 6 बुक्स होती हैं, उसमें से कैश बुक सबसे पहली है। कैश बुक हमारी 2 तरीके की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, और एक और होती है पैटी कैश बुक, यानी कि टोटल 3 कैश बुक्स हमारी होती है। मैंने आपको सारा अच्छे से समझा दिया था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। और बच्चों, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई दे सकूं। सो अब 2 पार्ट और रह गए हैं बच्चों, एक डबल कॉलम कैश बुक और एक पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक बहुत ही ज़्यादा आसान है। डबल कॉलम में 2-3 ऐसी एंट्रीज आती हैं जो हमें ध्यान दे के सीखनी है, बाकी है कुछ भी नहीं। सबसे आसान चैप्टर है, फ्री के नंबर्स आते हैं, लूट लो। ओके, तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं फटाफट से हमारा बाकी का पार्ट और आज की क्लास। वेलकम बैक। सो बच्चों, ये है हमारा डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। कुछ भी नहीं है, डेट, पर्टिकुलर्स, वो लेजर फोलियो आप बना लेना, मेरे पास जगह नहीं है। ओके, छोटी सी बना के छोड़ देना आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो गया, दैट इज बैंक। उसमें हम सिर्फ क्या लिखते थे? अमाउंट, क्योंकि वो सिंगल कॉलम कैश बुक थी और उसमें बच्चों हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे। ये डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें हम कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। बहुत आसान है, जहां कैश से पेमेंट दे रहे हैं कैश में लिख देंगे, जहां बैंक से पेमेंट दे रहे हैं चेक से यानी कि, तो वो बैंक में अमाउंट लिख देंगे। ऐसे ही जहां कैश आ रहा है तो कैश में डेबिट कर देंगे, और जहां चेक आ रहा है वहां बैंक डेबिट नहीं करना इतनी आसानी से। आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों। क्या ध्यान रखना है? कि जब भी आपके पास कोई चेक आया, आप सोचो मैंने आपको चेक दिया, आपने चेक जेब में डाल लिया, तो क्या बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे? नहीं ना। आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या उस क्वेश्चन में चेक के बारे में, वो जो आपने पर्टिकुलर चेक रिसीव किया, कोई इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी 2 या 3 दिन के बाद, यानी कि 2-3 ट्रांजेक्शन छोड़ के एक लाइन लिखी होती है, द चेक रिसीव्ड फ्रॉम दैट पर्सन XYZ, जो भी हो, बैंक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि वो चेक हमने 3 दिन बाद डिपॉजिट करा है, रिसीव हमने 3 दिन पहले कर लिया था। तो ऐसे केसेस में थोड़ी सी एंट्री घूम जाती है, वहां हमने ध्यान देना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं हमने चेक डाला नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि चेक हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया था। और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है इस बारे में, तो आप नीचे क्वेश्चन के नोट लिख देना कि चेक रिसीव्ड आर टू बी बैंक्ड ऑन द सेम डे, कि हमने, हमारे पास जो भी चेक आते हैं वो हमने सेम डे, उसी दिन बैंक में जमा करा दी। ओके बच्चों, तो ये आप नोट लिखाना, एग्जामिनर को या जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, आपके टीचर को क्लियर हो जाएगा कि बच्चे ने क्या लिखा। लेकिन अगर उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है तब हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं जिसमें सभी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो मेन 2 ही बातों का ध्यान रखना है, एक इस वाली बात का और दूसरा एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, बुक TS ग्रेवाल, पेज नंबर 10.39। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को हम करेंगे और क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है। आइए देखिए बच्चों, कह रहा है मार्च का महीना है 2021 लिख देते हैं, मार्च की 1 तारीख को। अब ये नया बिजनेस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम मंथ एंड में शाम को क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं तो वो अगले दिन का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। इसलिए हम कैश बुक को कैसे क्लोज करते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो है हम उसको क्लोज करते हैं लास्ट में, राइट? तो अब वो वही बैलेंस बता रहे हैं। क्या लिखा है? कैश इन हैंड 15,000 एंड कैश एट बैंक 5,000। व्हाट डज इट मीन? कि अब जब हमारा महीना ये नया शुरू हो रहा है, दिस इज नॉट अ न्यू बिजनेस, दिस इज एग्जिस्टिंग बिजनेस जो 28 फेब को क्लोज हुआ होगा, तो अब 1 मार्च को खुल गया है। तो क्या लिखते हैं इसके लिए? इसके लिए हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना कैश है कैश में लिख दो, जितना बैंक में है बैंक में लिख दो। इजी है, लो, इजी है ना? चलो आगे चलते हैं। 3 मार्च को कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 220। हमने गुड्स खरीदे हैं कैश दे के बच्चों, लिख देते हैं।
क्या लिखते हैं, पैसे गए बाय परचेजेस। कितने पैसे गए, वो कह रहा है 6720 के गए, लिख देते हैं 6720 के, और उसमें हमें डिस्काउंट भी दिया 220 रुपीज का। ओके, तो चलिए लिख देते हैं 220 रुपीज को, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है इसमें। लो जी, हमने गुड्स खरीदे थे 6720 के, जिसमें से 220 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमने कितने पैसे दिए होंगे बच्चों, माइनस करके लिख देंगे। अब क्या ये डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कहाँ होगा, इसकी बेटा जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैं यहाँ छोटा छोटा सा लिख रहा हूँ, बट आपको प्रॉपर जर्नल प्रॉपर बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको सिखाया था कि जो एंट्री कहीं नहीं आती वो कहाँ जाती है, जर्नल प्रॉपर में, जो बाकी 5 बुक्स में नहीं आती। तो क्या एंट्री हो जाएगी, ये हमें डिस्काउंट मिला है परचेज की वजह से, तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हमने सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करनी है 220 रुपीज। ओके बच्चों, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है डिपॉजिटेड इन बैंक 5000, 5000 रुपये बैंक में जमा करा दिया। लो बच्चों, आ गई काउंटर एंट्री 5000 रुपये। अब देखो इसमें दोनों बातें आ जाएंगी। दोनों कैसे आ जाएगी, बैंक में पैसे जमा कराए यानी कि पैसे कम हो गए लेकिन बैंक में बैलेंस बढ़ गया, यानी कि दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं हमारे, राइट। तो इसी को बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब क्या करेंगे, कर देते हैं जर्नल एंट्री। याद रखनी है जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख देते हैं। कितने से बैंक डेबिट हो रहा है, 5000 से। डेट क्या है, 5 ही है, और कैश क्रेडिटेड हो रहा है किससे, बैंक से। तो बाय बैंक अकाउंट, कैश कम हो गया 5000 रुपये। लो जी, आसान है। फिर से देखिए कि 5000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। चलिए जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। क्या एंट्री बनती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही बनती है 5000, राइट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं हम, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट पे जाके टू कैश, और कैश इज क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कैश के क्रेडिट पे जाके बाय बैंक, वही कर रहा है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कैश हमारा कम हो रहा है और बैंक हमारा बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाली साइड ये है और घटने वाली साइड ये है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अमाउंट बैंक में आ रहा है तो बैंक नहीं लिखेंगे, वरना वो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये कोई एंट्री नहीं होती, राइट। तो जब बैंक में अमाउंट आ रहा है तो कैश लिखा जाता है, और कैश में अमाउंट आ रहा है तो बैंक लिखा जाता है। ये है बच्चों रटने का तरीका। बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, रट नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, इसके आगे बच्चों ऐसे सी लिखा जाता है ताकि ये हाईलाइट हो जाए कि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री थी। ओके, गॉट इट। चलिए इसको हटा देते हैं बीच में से। आगे चलते हैं। मार्च 7 कैश सेल्स 10,000, 7 तारीख को सेल्स हो गई कैश में, यानी कि पैसे आ गए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज लिख देते हैं। ओके, सिंपल, जैसे कैश बुक में किया था। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाल लिए, उल्टी हो गई एंट्री। अभी पैसे जमा कराए थे, अब निकाल लाए, फिर से काउंटर एंट्री होगी। दो ही केसेस में होती है, जब हम कैश बैंक में जमा कराते हैं या हम कैश बैंक से विड्रॉ करते हैं, राइट। लेकिन अगर याद रखना, ऐसे लिखा है ना, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो वो ड्राइंग्स हो जाती है बच्चों, वो नहीं आएगी, फिर वो काउंटर एंट्री नहीं होती। लेकिन अगर लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कुछ नहीं लिखा, तो उसको क्या मानते हैं, ऑफिशियल यूज। अगर ऑफिशियल यूज लिखा है तो फिर तो ऑफिशियल यूज है ही। गॉट इट। तो अब क्या करेंगे, अब उल्टा हो गया, कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया। तो पहले तो कैश बढ़ा देते हैं। कितने रुपए निकाले हैं बैंक से, 10 तारीख को निकाले हैं 2000 रुपए। तो 2000 रुपए हमारे पास कैश आ गया। अब कैश आ गया तो क्या लिखेंगे, भी क्या बताया था, टू बैंक। और अब हमारा बैंक कम हो गया 2000 रुपीज से 10 तारीख को, और बाय कैश।
गॉट इट? समझ आ गया? आसान है ना? पैसे निकाल लिए यार बैंक से, और क्या है, बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया, इतनी सी बात बस याद रखनी, टेंशन नहीं लेनी। आगे चलते हैं। वो कह रहा है रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग अ डिस्काउंटिंग चार्जेस 750। अब बेटा ये पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। बेटा जब बिजनेस करते हैं क्रेडिट पे, उधार में, तो श्योरिटी के लिए अगर मान लो आपने किसी भी अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को सामान दिया है और उधार में दिया है, बट श्योरिटी के लिए हम क्या लेते हैं? चेक ले लेते हैं, क्योंकि वो एक प्रूफ हो जाता है कि देखो हमने इसको सामान दिया था, और अगर मान लो वो पैसे नहीं देता या वो चेक बाउंस हो जाता है बच्चों, तो हम उसको स्यू कर सकते हैं कोर्ट में जाके एज अ प्रूफ, क्योंकि हमारे पास बिल की कॉपी होती है कि देखो जी ये बिल कटा था, इस बिल के अगेंस्ट ये चेक आया था, अब ये पैसे नहीं दे रहा, तो कोर्ट में ईजिली पैसे मिल जाते हैं। और सामने वाले के अंदर भी थोड़ा सा डर होता है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, चेक बाउंस होगा तो मेरी बैंक में रेपुटेशन भी खराब होगी, प्लस मेरे ऊपर केस भी हो सकता है। गॉट इट? तो ऐसे केसेस में जो कस्टमर्स होते हैं वो पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं। ओके, अब चेक तो आ गया, सामान चला गया, हमें अब पैसे चाहिए और माल खरीदना है, क्या करेंगे? पैसे हैं नहीं, तो क्या करते हैं बच्चों? हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं। क्या करते हैं कि हम बैंक को वो चेक दे देते हैं। अब बैंक हमारा है, उसमें अकाउंट भी हमारा है, बैंक हमें अच्छे से जानता है, बैंक को पता है बंदा एकदम जेन्युइन है, कहीं नहीं जाएगा। हम कहते हैं बैंक ये मेरे कस्टमर का चेक है जो मेरे को 3 महीने बाद पैसे देगा, आप एक छोटा सा काम कर दो, ये पैसे आप रख लेना, मुझे पैसे दे दो। बैंक कहता है ओके दे देता हूँ, तेरे पे विश्वास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर देगा तो मैं तेरे से ले लूँगा। हमने कहा डन, हमसे ले लेना। बैंक कहता है एक और प्रॉब्लम है भाई, पूरे नहीं दूंगा, थोड़े से काट के दूंगा, मैं भी तो कमाऊँ कुछ, क्योंकि आप बैंक का पैसा 3 महीने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। गॉट इट? वो हो जाते हैं बच्चों डिस्काउंटिंग चार्जेस। गॉट इट? तो हमें कुछ पैसे कम मिलते हैं, तो वही यहाँ लिखा है, देखिए क्या कह रहा है, रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि एक पीडीसी मिला 20,000 का, इसकी कोई एंट्री नहीं होती यहाँ पे, वैसे होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर देते हैं। फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस और 750, 750 रुपये के हमने डिस्काउंट करा के पैसे ले लिए। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखो बच्चों, इसकी वैसे जनरल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक कभी भी पैसे नहीं देता हाथ में, बैंक अकाउंट में डाल देता है। तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 19,250 रुपीज़ से, राइट? क्योंकि हमें कट के पैसे मिलेंगे, चेक तो 20,000 का है, लेकिन हमें बैंक कितने देगा? 750 काट के। बाकी क्या हो गए? बाकी हो गए बच्चों डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, कितने? 750, और किससे मिले? राज से। ये बनती है इसकी जनरल एंट्री, राइट? राज से हमें आए 20,000 रुपीज़। अब हमने क्या करना है बच्चों? देखो ये जनरल एंट्री है, जनरल प्रॉपर की एंट्री नहीं, ये आपको सिखाने के लिए मैंने जनरल एंट्री करी है। अब इसकी हम करते वैसे लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग करते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राज और डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू राज, यही एंट्री बनती है, जिसमें से बैंक वाली एंट्री यहाँ आ जाएगी। कौन सी डेट की है बच्चों? 15 की है। क्या आ जाएगी? टू राज, कितने रुपए? 19,250 रुपीज़, और बाकी 750 कहाँ रह जाएंगे? जनरल प्रॉपर में। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ से ये बैंक वाली एंट्री उड़ा देते हैं। लो जी, जनरल प्रॉपर की एंट्री बच गई, और इस अमाउंट को हम ठीक कर देते हैं। तो जनरल प्रॉपर में क्या एंट्री आएगी? जनरल प्रॉपर में एंट्री आएगी डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज 750, और यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राज। ब्रेक करके सिखाई थी ना लेजर पोस्टिंग, सेम वही करना है। तो जो एंट्री यहाँ आ गई ठीक है, अगर उस एंट्री का कोई पार्ट रह जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है, राइट बच्चों? जैसे हमने यहाँ भी लिखा था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 18th को कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5,000 नॉट बैंक्ड, अलाउड डिस्काउंट 200। दीपक से चेक आया है, बैंक में जमा नहीं कराया 5,000 का, तो क्या बैंक बढ़ जाएगा? अभी बताया था ना, नहीं बढ़ेगा। अब क्या करेंगे? एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बच्चों चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। आपको पूरी लाइन में लिखनी है, मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं बच्चों। कितने रुपए? 5,000। ओके, देन हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू दीपक, यानी कि दीपक से हमने कितने पैसे लेने थे?
दीपक से हमने लेने थे, इट मीन्स 5200। बात समझ में आ गई बच्चों? उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। फिर से देख लो, नॉर्मल एंट्री है, पैसे आए इसका एक तरीके से। अभी तक जब भी चेक आता था तो हम क्या करते थे, हम बैंक डेबिट कर देते थे, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता था। चेक आया ऑब्वियसली बैंक में जाएगा। यहाँ उसने लिख दिया कि चेक आया है बट बैंक्ड नहीं है, नॉट बैंक, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो बैंक अकाउंट नहीं बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा, उसको क्या लिखते हैं, एंट्री तो करोगे ना, बंदा तुम्हें चेक दे के गया, उसकी ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करोगे डे टू डे बेसिस पे। तो फॉर द टाइम बिंग हमने क्या कर दिया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। जब ये चेक बैंक में जाएगा तब हम बैंक बढ़ाएंगे और इस चेक इन हैंड अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देंगे। तो एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, ये अकाउंट क्लोज हो गया और नेट इफेक्ट वही आ जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दीपक। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। वो कह रहा है 20 तारीख को, ये 18 तारीख की एंट्री थी बच्चों। अब वो कह रहा है 20 तारीख को ये वाला चेक जमा करा दिया। कोई बात नहीं, करा देते हैं। टू चेक इन हैंड अकाउंट, लो जी 5000 रुपीज का। समझ में आ गया बच्चों? इजी है। जब चेक आया तो उस डेट पे एक बार लिख दिया चेक इन हैंड अकाउंट। जब डिपॉजिट कराया तो बैंक बढ़ा के चेक इन हैंड को 2 दिन बाद वापस क्रेडिट कर दिया। अगर किसी अकाउंट को आप डेबिट भी कर दो और क्रेडिट भी कर दो तो वो नील हो जाता है। जैसे मैथ्स में पढ़ते थे ना, +2 कर दिया, -2 कर दिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में। ऐसे करते थे ना, सेम मैसेज बच्चों। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। 20 तारीख की एंट्री हुई। 22 तारीख 22 मार्च को वो कह रहा है पेड टू चंद्रा बाय चेक 2500 रिसीव डिस्काउंट 100। चेक दिया है चंद्रा को 22 मार्च को। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों, क्योंकि हमने तो चेक दे दिया, बैंक कम कर दो सीधा। उसने डाला नहीं डाला उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। गॉट इट? हमारी तरफ से वो पैसे कम हो गए। बट अगर मान लो वो उसने मंथ एंड तक भी नहीं डाला तो हमारा बैलेंस, यानी कि जो हमारा बैंक यहाँ पे शो करेगा कि हमारे बैंक में इतने पैसे होने चाहिए, उतने पैसे नहीं होते, उससे ज़्यादा होते हैं। सोचो कि आपने एक चेक काटा किसी को, आपके अकाउंट में 20,000 रुपये थे, आपने किसी को 5,000 का चेक काट दिया। आप क्या सोचोगे कि ये पैसे निकाल लेगा, यानी कि आपके माइंड में क्या है, आपके बैंक में 15,000 रुपये है। उस बंदे ने चेक ही नहीं डाला तो आपके अकाउंट में कितने पैसे, पूरे 20,000 है ना। गॉट इट? लेकिन इसके ऊपर एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। वो भी करेंगे अभी आगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, यह एंट्री कर देंगे हम तो सीधी सीधी। किसको दिया था भाई? चंद्रा को दिया था, दे देते हैं बाय चंद्रा। बैंक से कम कर देंगे 2500। ठीक है बच्चों? अब इसकी भी एक एंट्री आ जाएगी। कहाँ लिखूं? जगह है हमारे पास, चलिए लिख देते हैं। डिस्काउंट की एंट्री आएगी बच्चों, यहां लिख देता हूं। चलो 100 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है, तो क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों? चंद्रा डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमारी एंट्री हो गई, राइट? ये एंट्री कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में, इसके बाद सेम डेट पे 22 मार्च। ओके बच्चों, ये प्रॉपर एंट्रीज जर्नल का फॉर्मेट बना के करनी है आपने, ये याद रखना। ओके चलिए आगे चलते हैं। 25 को वो कह रहा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। लीजिए आ गया। मैंने कहा था ना कि अगर विड्रू हुए हैं बैंक से फॉर पर्सनल यूज, इट मीन्स क्या हो गई? ड्राइंग्स हो गई, तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बच्चों नहीं होती। तो 25 को इसने निकाल लिए बैंक से, तो इसको क्या लिखेंगे? कैश नहीं लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स। जब भी कुछ भी पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है या ऑनर कुछ भी ले जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग्स बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जर्नल में भी बताया था और अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया था। ओके 28 को सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000। देखो बच्चों क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000। कैश वर्ड यूज नहीं करा, नाम दे रखा है। व्हाट डज इट मीन? उधार में बेचे हैं। तो क्या उधार की एंट्री कैश बुक में आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। कहाँ जाएगी? क्रेडिट सेल्स बुक में एंट्री जाएगी, जर्नल प्रॉपर में भी एंट्री नहीं जाएगी। तो इसका आपको नोट लिख के आना है कि दिस एंट्री वुड बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक,
सो इट इज़ नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक और इन जर्नल प्रॉपर। समझ में आ गई बात? तो इसकी जर्नल एंट्री भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका हम सिर्फ नोट लिख के आएंगे नीचे। गॉट इट? फिर भी आप एंट्री करना चाहो तो आप कराना, बहुत आसान है। अशोक डेबिट टू सेल्स अकाउंट आपको अच्छे से आती है, मैंने सिखा रखी है। आगे चलते हैं। 30th, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर 20,000। अब चंदर से हमने, अभी चंद्रा था देखिए ऊपर, ठीक है ना, जिस चंद्रा को हमने चेक दिया था 2500 का, लेकिन अब चंदर से हमने 20,000 के गुड्स खरीद लिए। यहाँ पे भी बच्चों देखो कैश नहीं लिखा, और मैंने आपको बताया था जब भी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो उसमें कैश वर्ड ना यूज हुआ हो और नाम लिखा हो तो उसको हम क्या मानते हैं? क्रेडिट पे मानते हैं, तो वो एंट्री भी पास नहीं होगी। हाँ, अगर इसने नाम नहीं लिखा होता दैट परचेज गुड्स फॉर 20,000, फिर हम मान देते कि कैश में खरीदे, क्योंकि किसी क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा। बट अगर नाम लिखा है और कैश वर्ड यूज नहीं हुआ, व्हाट डज इट मीन? कि हमने जो ये खरीदे हैं उधार में खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे हैं, और क्रेडिट की एंट्री कैश बुक में नहीं आती। क्रेडिट परचेज की एंट्री कहाँ जाएगी बच्चों? परचेज बुक में जाएगी। गॉट इट? इसका नोट लिख के आना, अगर एग्जामिनर पढ़ रहा होगा तो खुश हो जाएगा कि बच्चे को पूरे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है ना। नंबर बन जाएंगे बच्चों, याद रखना ये बात, ठीक है ना। और इंप्रेशन ऐसा पड़ेगा कि छोटी मोटी गलती होगी तो एग्जामिनर ठीक कर देगा उसको, नंबर नहीं काटेगा आपके ज़्यादा, क्योंकि कोई भी टीचर सिर्फ ये देखता है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है। गॉट इट? चलिए लास्ट एंट्री पे आ गया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक 5,000 डिपॉजिट इन बैंक अलाउड कैश डिस्काउंट 200। 5,000 का तो चेक आ गया अशोक से और बैंक में भी जमा करा दिया। देखो साथ के साथ 31 तारीख को जो हमने अभी अशोक को 20,000 के गुड्स बेचे थे उसमें से 5,000 रुपये आ गए। आगे तो लिख देते हैं टू अशोक, सिंपल सी एंट्री है। लो जी 5,000 रुपये आ गए। ओके बच्चों, अब इसमें हमने उसको 200 रुपये का डिस्काउंट भी दिया है, तो 200 रुपये के डिस्काउंट की एंट्री कहाँ आएगी? यहाँ लिख देते हैं, जनरल प्रॉपर में आएगी। क्या एंट्री हो जाएगी? अशोक डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अशोक। ₹200। लो जी। ओके बच्चों, इजी है। नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं हम? अगर मान लो सिर्फ जनरल एंट्री पास कर रहे होते तो क्या एंट्री होती है इसकी? कि बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200, अशोक 5,200, राइट। तो अब हमने उसको ब्रेक करना था, यानी कि बैंक टू अशोक और डिस्काउंट अलाउड टू अशोक। तो बैंक टू अशोक ये हो गई कि बैंक डेबिट टू अशोक, अशोक क्रेडिट हो रहा है, एंड डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अशोक वहाँ पे। गॉट इट बच्चों? तो यहाँ हो गई हमारी सारी एंट्रीज खत्म, और अब हम करते हैं इसका टोटल। तो बच्चों कैश का ये वाला टोटल कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये टोटल हमेशा ज्यादा आता है। आपको पता है बच्चों ये 2 लाइनें क्यों मारते हैं, और 1 लाइन का मतलब क्या होता है अकाउंट्स में? सिंगल लाइन का मतलब होता है कि इस लाइन के बाद जो अमाउंट लिखा है वो ऊपर के सारे अकाउंट्स का टोटल है। सिंगल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टोटल। और डबल लाइन का मतलब होता है कि ये टोटल अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा आगे किसी कैलकुलेशन में, ये यहाँ खत्म हो गया। ये याद रखना बच्चों, ये डिजाइन के लिए नहीं होती लाइन्स, ये रिप्रेजेंट करती है कुछ। ओके चलिए टोटल कर लेते हैं। 15 और 10 25 और 2 27,000। लो जी 27,000 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम ऐसे ही लाइन मार देते हैं, टोटल यहाँ लिख ही देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कैश का हमेशा ये साइड ज़्यादा आएगा या बराबर आएगा। अब ये मार्च का महीना है तो लास्ट डेट होगी 31। यहाँ लिखना हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन। 27 में से 11 चले गए तो रह गए 16, और 500 और चले गए तो रह गए 15,500। अब बैंक का बच्चों क्या है, नॉर्मली तो यही साइड ज़्यादा आएगी, बट कभी कभी वो साइड भी ज़्यादा आ जाती है। जब वो साइड ज़्यादा आती है तो बैलेंस इधर आ जाता है, और उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अगर आपको ना पता हो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। कभी कभी बैंक हमारे अकाउंट को नेगेटिव कर देता है, लेकिन हमारी पेमेंट्स को थ्रू कर देता है, चेक को बाउंस नहीं होने देता, एज वी हैव गुड रिलेशंस फ्रॉम द बैंक। और हमारे कुछ एसेट्स के बदले उन्होंने हमारे को ये लिमिट प्रोवाइड की होती है। जिसके फादर बिजनेस में है वो समझा देंगे बड़े अच्छे से, पूछ के देखना कि पापा बैंक ओडी क्या होती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अब इसका टोटल करेंगे। 5 और 5 10, 5 और 5 10 20, 20 और 19 कितने हो गए? 39। बहुत आसान हो गया तो 39,250।
ज़रूरी नहीं है बच्चों टोटल ऐसे किया जाए, अगर सिंपल से फिगर हो तो ऐसे भी टोटल कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज यूज ब्रेन, ताकत बहुत है। चलिए टोटल लिख देते हैं यहाँ पे 39,250। अब ये माइनस करना है, ये कितना हो गया 2 और 2 4 और 1 5 5,500 इसमें से कम कर देते हैं। 5,000 गए बच्चों तो कितने बचे 34,000, 250 और चले गए, टोटल 34 रह गए, 250 और चले गए, 33,750 रुपीज़ जो बच गए हमारे बैंक बैलेंस बच गए। एक बारी चेक कर लेते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम सही। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। किन बातों का ध्यान रखना है? 2-3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बच्चों, ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना। सबसे पहले जो बात ध्यान रखना है वो है ये कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री बच्चों दो ही होती है, जब हम बिजनेस से पैसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और डिपॉजिट करे हुए पैसे जो हमारे बैंक में पड़े हैं बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ करते हैं। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिर्फ ये 2 केसेस में कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। एक तो ये ध्यान रखना है बच्चों। दूसरा, जब भी हम पेमेंट देते हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो उसकी जर्नल प्रॉपर में बच्चों एंट्री पास करनी होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड की भी करनी होती है और डिस्काउंट अलाउड की भी करनी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन डिस्काउंट के अमाउंट से करनी होती है। ओके बच्चों, तीसरी जो बात हमने ध्यान में रखनी है, ये एक नई चीज आ गई थी डिस्काउंटिंग चार्जेस वाली, अगर बैंक से डिस्काउंट करवाया है तो। और तीसरी जो सबसे मेन, यानी कि अब चौथी हो गई वैसे तो, चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है बच्चों कि जब भी हमें चेक मिलता है और हमने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है तो हम चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक को डेबिट नहीं करेंगे। जब उस चेक को जिस डेट पे हम बैंक में जमा कराएंगे, जैसे कि ये 18th को हमें मिला था और 20th को हमने जमा कराया, तो 18th को ये एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में और 20th को हम क्या करेंगे, एंट्री डालेंगे कहाँ पे, कैश बुक में। क्या लिख के कि चेक इन बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है बच्चों तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, उसके बाद पैटी कैश बुक करेंगे। ओके, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेलकम बैक। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अभी तक जो समझाया था समझ आया होगा बच्चों। ये एक और आपका सबसे लंबा सा, बड़ा सा और लास्ट क्वेश्चन है। करने में बहुत टाइम लगता, क्लास लंबी हो जाती, तो मैंने पहले सॉल्व कर लिया। अब आपको फटाफट समझा देता हूं। बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ 1-2 एंट्रीज हैं जिस पे ध्यान देना है। और मैं ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें बैंक का ओवरड्राफ्ट हो, तो वो क्वेश्चन मुझे मिल गया, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। आइए समझते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक का, TS ग्रेवाल, पेज नंबर 10.41। ओके बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, नेगेटिव बैलेंस होता है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बैंक नेगेटिव बैलेंस के साथ चल रहा है। हमने बैंक के 5 लाख रुपए देने हैं, तो हमने लिख दिया कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है। अब नेगेटिव नहीं करके नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। अकाउंट्स में नेगेटिव कुछ नहीं होता है, तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, राइट। तो जिसका पॉजिटिव डेबिट होता है उसका क्रेडिट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। गॉट इट? चलिए, तो यहां पे हम ऐसे केसेस में 2 बार ब्रॉट डाउन लिखेंगे, एक बार इधर और एक बार इधर। लिख दिया? बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स कुछ नहीं लिखा, ना नाम लिखा ना कैश लिखा है। अब नाम नहीं लिखा तो इसका मतलब कैश में बेचे होंगे। लिख दिया टू सेल्स, कैश में 3,48,000। ओके, देन सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब वो कह रहा है फिर से सेल करी, बदले में चेक है और चेक सेम डे डिपॉजिट करा दिया। कोई टेंशन ही नहीं है, डिपॉजिट करा दिया ना, बैंक बढ़ा दो सीधा।
अगर वो नहीं कुछ भी लिखता कि जमा कराया है नहीं कराया है तो हमें थोड़ा आगे जाके ढूंढना पड़ता। अगर वो कहता 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अब जमा कराया है, डिपॉजिट किया है बैंक में, तो हम यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट करते, जनरल एंट्री, फिर यहाँ पे चेक इन अकाउंट से एंट्री डालते। ओके, और अगर मान लो आगे कुछ भी नहीं लिखा पूरे क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या, जमा करा दिया होगा, तो डिपॉजिट हो गया होगा सेम डे, तो हम बैंक ही बढ़ाएंगे। कोई ऐसा नहीं होता कि 3 तारीख को सेल हुई और पूरे महीने चेक आया वो डिपॉजिट ही नहीं कराया, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होता। सबको पैसे चाहिए होते हैं नेक्स्ट डे, सेम डे, जैसे पॉसिबल होता है चेक को बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। 5th को कह रहा है सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक 1 लाख। 5th एंट्री नहीं है, अब क्या करें? इसका क्या मतलब है बच्चों? आगे उसने कह भी दिया, क्या कह दिया देखो, 6 तारीख को देखो, 6 तारीख में 3 एंट्रीज है। 3rd एंट्री जो लिखी है वो क्या लिखा है, रीमास चेक डिपॉजिट बैंक, यानी कि 5 तारीख को सेल हुई थी, मे भी शाम को हुई होगी, तो शाम को तो बैंक खुलते नहीं है, चेक डिपॉजिट हो भी नहीं सकता था, तो चेक डिपॉजिट कब हुआ, नेक्स्ट डे। तो 5 तारीख को क्या एंट्री आएगी कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, गॉट इट? चेक आ गया, नाम नहीं लिखेंगे, क्रेडिटर नहीं है वो, अब हमारी चेक दे गई, बैंक डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि चेक बैंक में गया ही नहीं। 6 तारीख को करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया चेक इन हैंड अकाउंट से। चेक इन हैंड अकाउंट एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, खत्म, नील हो गया बैलेंस, नेट इफेक्ट वही आ गया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके बच्चों, बट उससे पहले 2 एंट्रीज और है 6 तारीख की, दैट राम पेड बाय चेक, राम ने हमें चेक से पैसे दिए 78,000 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड 2,000। अब राम के चेक के बारे में आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हमने डिपॉजिट करा दिया होगा, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम और डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। एंट्री पास कर दी। ओके, एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। ब्रेक करेंगे, 2 एंट्रीज बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम ये रही और डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम ये रही। गॉट इट? आगे चलते हैं। 7th पे आ गए, बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, पेड हिम बाय चेक 44,800। राहुल से हमने सामान खरीदा, चेक से पेमेंट दे दी, तो परचेज इज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नाम से कुछ नहीं लेना देना। ओके, सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक, सैलरीज दे दी स्टाफ को, सीधा सीधा एंट्री कर दी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो गया सैलरीज से। आगे चलते हैं। 10 तारीख को डिपॉजिटेड इन बैंक 3 लाख रुपए कैश में से बैंक में जमा करा दिए, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, वापस 2 एंट्री, कैश भी और बैंक भी, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री सीसी लिख दिया, बैंक के आगे कैश लिखेंगे और कैश के आगे बैंक लिखेंगे, बस इसी चीज का ध्यान रखना है आपको बच्चों। अगर जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग नहीं याद आती तो आपको कॉमन सेंस लगानी है, विच इज वेरी कॉमन। क्या है कि हमारे पैसे कम हो गए, यानी कि कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया 3 लाख रुपए से। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, दोनों तरफ एंट्री हमने कर दी। गॉट इट? तो बैंक के आगे कैश लिखते हैं और कैश के आगे बैंक लिखते हैं, नहीं तो सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक अकाउंट, सिंपल। गॉट इट? चलिए, ओके, कहाँ गए हम? 10 तारीख की एंट्री कर ली ना हमने, राइट। आगे चलते हैं। 11th, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश, पेड इनटू बैंक, बता दिया बेचारे ने कि चेक आया था सुरेश से, बैंक में जमा करा दिया, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, और साथ में उसे डिस्काउंट भी दे दिया, तो डिस्काउंट की एंट्री भी कर देते, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सुरेश, कहानी खत्म। ओके, आगे चलते हैं। Received from R Kumar a check of settlement for settlement of his account of ₹195, 187,500 मीन्स किसी आर कुमार से हमने 1,95,000 रुपीज़ लेने थे और उसने हमें कितने पैसे दिए? 1,87,500 रुपीज़ उसने हमें दिए हैं। बाकी अब वो नहीं देगा, क्योंकि वर्ड क्या आ गया? फुल सेटलमेंट, और सेटलमेंट कुछ भी वर्ड आ जाए इसका मतलब अब वो नहीं देगा। नहीं देगा तो वो क्या हो गया? डिस्काउंट। तो उसने इतने पैसे तो दे दिए, बैंक में डेबिट कर दिए, और बाकी का हो गया डिस्काउंट। ओके बच्चों, एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। ये एंट्री भी हो गई, आर कुमार वाली भी, सुरेश वाली भी हो गई। पेड वेजेस इन कैश 30,000 बाय वेजेस, कैश कम हो गया। सिंपल ही तो सीधी सी बात है, पैसे आ रहे जा रहे, लिखने आ रहे तो इधर, जा रहे हैं तो इधर। अब तक तो रट गया होगा मेरे ख्याल से ना आपको? हंस रहे हो? राइट, हंसना भी अच्छा होता है, हंसो।
चलिए, बैंक चार्जेस। बच्चों बैंक चार्जेस क्या होते हैं? देखिए, जब हमने बैंक का पैसा यूज़ कर रखा है, ओवरड्राफ्ट ले रखा है, या छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बैंक चेक इशू करता है करंट अकाउंट के, उससे पैसे काट लेता है, कोई आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा उसके पैसे काट लेता है। बैंक जो भी आपको सर्विसेज देता है उन सब के पैसे काटता है। तो बैंक ने 5,000 रुपये काट लिए, बैंक चार्जेस पेड। वो हमें पे नहीं करने होते, बैंक ऑटोमेटिकली काट लेता है। काट के सिर्फ SMS आता है आजकल तो मोबाइल पे, पीप पीप, क्या मैसेज आएगा? योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड फॉर 5,000 रुपीज़ अगेंस्ट बैंक चार्जेस। पैसे कट गए, देखो और तसल्ली दे लो दिल को, हाय पैसे चले गए। ठीक है, एंट्री तो करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। बाय बैंक चार्जेस 5,000 से हमने अपना बैंक कम कर दिया। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। 22 विड्रू फ्रॉम बैंक, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, बैंक से पैसे निकाल लिए, एंट्री कर देते हैं। बैंक कम हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, और कैश बढ़ गया, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। ओके, सिंपल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश डेबिट हो गया बाय बैंक और बैंक क्रेडिट हो गया बाय कैश। राइट, चलिए अब तो ये कॉन्ट्रा एंट्री समझ आ गई होगी ना अच्छे से। 4 बार कर ली, 2 बार पिछली क्वेश्चन में और 2 बार इस क्वेश्चन में। ओके, नहीं समझ में आई हो तो बच्चों एक बार दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फिर से आ गया, लेकिन इस बार पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के लिए हमने पैसे निकाल लिए। ओके, बैंक कम कर दिया। आगे चलते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, कोई बात नहीं, दे देते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, पैसे कम हो गए हमारे। देन इशूड चेक टू सुधा, किसी सुधा को हमने एक चेक दिया है एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस ऑफ गौरव। अभी गौरव कौन है? तो बच्चों क्वेश्चन हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ना है, ध्यान से, पहली वाली लाइन भी पढ़नी है, ऊपर वाली भी। क्या कह रहा है वो? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टू कॉलम कैश बुक ऑफ गौरव, यानी कि गौरव कौन है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या कर रहा है? घर खरीद रहा है। किससे? किसी सुधा से खरीद रहा है, और उसको उसने पैसे दे दिए। तो घर क्या बिजनेस के लिए होता है? नहीं, रहने के लिए होता है, पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स। तो फिर से ड्राइंग्स आ गई बच्चों, गॉट इट, 2 लाख रुपीज की। उसके बाद बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, शेयर्स में, डिबेंचर्स में। शेयर्स डिबेंचर्स क्या होते हैं? शेयर्स तो आपको पता होगा, आपने बहुत बार सुना होगा। आई बिलीव स्कैम 92 तो सबने देखा होगा। तो शेयर क्या होते हैं पता चल गया होगा थोड़ा बहुत। डिवेंचर्स भी होते हैं, या किसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखे। 12th में और अच्छे से पढ़ेंगे आप, जब 12th में आएंगे तो आपको प्रॉपर कंपनी अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा, वहाँ आपको अच्छे से पता चल जाएगा शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। तो उसने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा जिस पे इंटरेस्ट आया, और वो इंटरेस्ट हमारे लिए बैंक क्या करता है? बैंक एज एन एजेंट अपने कस्टमर्स के लिए काम करता है, पैसे कलेक्ट करके बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से। तो यहां तक बच्चों सारी एंट्रीज खत्म हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे टोटल, क्योंकि हमें क्लोज करना है। कैसे करेंगे टोटल? सबसे पहले करेंगे कैश का ये साइड, क्योंकि मैंने बताया था हमेशा ये साइड ज्यादा आती है। लिख दिया टोटल, यही टोटल उठा के यहां लिख दिया। अब इस साइड का टोटल करेंगे, माइनस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस आ गया बच्चों 2,18,000। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि बैंक का कोई भी साइड ज्यादा आ सकता है, और इसकी तो स्टार्टिंग ही किससे हुई थी? नेगेटिव से। तो जरूरी नहीं है ये साइड ज्यादा है, वो साइड भी ज्यादा आती है। तो बच्चों बैंक के केस में टोटल मत लिख देना बिना सोचे समझे, क्योंकि कटिंग करनी पड़ जाएगी, और अकाउंट्स में बच्चों कटिंग कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो सेफ चले, कटिंग ना करें। पहले क्या करेंगे? रफ टोटल करेंगे। मैंने यहाँ नीचे लिख दिया आप लोगों के लिए, बट आपको क्या करना है? पेंसिल से करना है, या कहीं रफ शीट पे वो टोटल लिखना है। साइड में जैसे रफ कॉलम बना देते हैं अपने एग्जाम्स में। टोटल कर लिया, इस साइड का है 11,45,000, इस साइड का है 12,21,300। देखा वो साइड ज़्यादा आ गई ना। अब अगर ये साइड ज़्यादा आ गई तो इसका क्या मतलब है? कि अभी भी हमने बैंक का पैसा देना है, एक्स्ट्रा पैसे यूज़ कर रखे हैं जितने हमारे अकाउंट में थे उससे ज़्यादा। उसको फिर से क्या बोल देते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैलेंस इधर को निकल जाएगा आपके। इसका लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, टोटल यही वाला आ जाएगा, ज़्यादा वाला। जो ज़्यादा टोटल होता है 12,21,300, यही टोटल यहाँ लिख देंगे 12,21,300। ये नीचे वाले टोटल्स हट जाएंगे बच्चों, दोनों के दोनों। ओके, और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अगर इन दोनों का बैलेंस लेंगे तो हम आ जाएगा 300 एंड 6 आ गया, 7 आ गया। लो जी 76,300 चेक कर ले।
बुक ही बंद कर दी मैंने तो। वैसे तो सही होगा, मेरे आंसर सही निकल जाते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। 76,300 बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके तो बच्चों बिल्कुल ठीक आंसर आ गए हैं हमारे। लेकिन क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि अभी हमें बैलेंसेस आगे भी लिखने हैं। पिछले क्वेश्चन में भी शायद हमने नहीं लिखे थे तो वो गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, आप लिख लेना, मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। लीजिए कैसे लिखे जाएंगे। बैलेंस कैरिड डाउन, अगले महीने का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है। ये अप्रैल था तो अब आ जाएगा मई 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका बनेगा? कैश वाले का बनेगा। कितना बनेगा? 218,000। और बैंक का कहाँ बनेगा? इस साइड बनेगा बच्चों। मई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 76,300। लो जी, अब बच्चों हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपके स्कूल में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स कुछ इस साल एमसीक्यू तो लेंगे ही लेंगे, वो तो लेने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, बट एग्ज़ाम्स खुद भी ले रहे हैं और वो सब्जेक्टिव हो रहे हैं। अगर आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और कैश बुक बनानी आती है तो ये क्वेश्चन प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व होगा। और ये एंट्रीज आपको प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में करनी है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बच्चों यहाँ हमारी 2 कॉलम कैश बुक यानी कि डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम भी ख़त्म होती है। 2 अच्छे बड़े क्वेश्चंस जिसमें ऑलमोस्ट सारी एंट्रीज आपकी कवर हो गई थी, मैंने करा दी है। वैसे मैं बता दूं इस साल चेंज हो गया है। लास्ट ईयर तक जो बुक थी उसमें जीएसटी की एंट्रीज भी होती थी, बट वो आपके भी है। कौन से चैप्टर में? 12th चैप्टर एक अलग से बना दिया जीएसटी का। पता नहीं उसमें क्या क्या डालेंगे, वरना लास्ट ईयर तक जब हमने बच्चों को पढ़ाया है तो उस टाइम पे यहाँ पे CGST SGST बड़ी लंबी लंबी कैश बुक बनती थी। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर कुछ समझ नहीं आया है बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं जब भी नेक्स्ट क्लास बनाऊंगा, पेटी कैश बुक वाली बनाऊंगा, उससे पहले पूछ लिया तो उसमें क्लियर कर दूंगा। अगर उसमें नहीं पूछा इनकेस आपने बच्चों, तो मैं अगले चैप्टर की जब भी क्लास बताऊंगा या एक छोटी सी वैसे ही वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और बहुत छोटा मोटा डाउट हो तो मैं वहीं कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके सब कुछ भेज दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होंगे और अब आपको और कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, राइट। तो बच्चों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब तो अब तक आपने कर ही लिया होगा। ओके, अब रात के 2 बज गए हैं, मैं भी थक गया हूँ, तो चलते हैं। टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, बाय बाय।